अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सीएसएस के हवाले से एक मेंटरशिप का सेशन है, जिसके मेन पर्पज़ ये है कि अल्टीमेटली हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। चीज़ें वही होती हैं, एक जगह डिस्कस करें, दूसरी जगह डिस्कस करें। सबसे पहले तो मसला ये आता है कि एक्चुअली मुझे इशू क्या आ रहा है। स्टूडेंट ये एनालिसिस करने में या असेस करने में ही उसके पास शायद टाइम नहीं होता, या वो इस तरीके से डीप इंसाइट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो भी हम आपको नाम दें, तो एक कन्फ्यूजन रहती है कि मुझे अगर सीएसएस करना है तो कैसे करना है। ये तो बहुत सारे सवालों के हमने ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, और उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप उनको भी गो थ्रू करें, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। देखिए, एक जब आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा हो और उसको कोई सेकंड कर दे, आपका मेंटर है, आपका टीचर है, कोई भी, वही बात जो आपके दिल में आ रही है, आपके दिमाग में कैलकुलेशन के बाद आ रही है, अगर कोई सेकंड कर दे कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है और आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ मैंने इस ट्रैक पे इस स्पीड के साथ इस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मूव करता है। सो आज का हमारा सेशन जो है, ये टॉपिक है व्हाट इज़ द बेस्ट सीएसएस प्रिपरेशन प्लान इन टर्म्स ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। सो कि हमारा सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जो प्लान होगा, उसमें एज के लिहाज से और क्वालिफिकेशन के लिहाज से कौन सा मॉडल जो है वो हमें सूट करता है, ये बेस्ट फिट आता है। तो इसको हमने अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं है, कुछ इसमें आपकी मुफीद बातें हैं जो आपको अप्लाई करनी चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो आपके, हर इंसान एक यूनिक है, तो वो अपनी यूनिकनेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेंड करने की ज़रूरत होती है। मनो अन वो चीज़ें नहीं होती कि हर चीज़ पे, मतलब जनरल चीज़ भी स्पेसिफिक पर्सन पे अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। द बेस्ट सीएसएस एब्रिविएशन है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज प्रिपरेशन प्लान कैन वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, कि एक फ़र्द के क्या हालात हैं, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, सच एज एज, क्वालिफिकेशन एंड प्रायर एक्सपीरियंस, कि उसका पहले का एग्ज़ाम का, एजुकेशन का, एज का क्या कम्बिनेशन चल रहा है। हियर इज़ अ जनरल गाइडलाइन टेलर टू डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड क्वालिफिकेशन। तो डिफरेंट आप किस में फ़ॉल करते हैं, आपको कौन सा मॉडल लेके चलना है। तो आपको पता है सीएसएस की एज जो स्टार्ट होती है 21 से ऑनवर्ड होती है। तो यहाँ पर तो बात क्लियर होगी कि 21 ईयर तक, इट्स मीन कि आप जो है वो 15 ईयर में ऑन एवरेज मैट्रिक कर लेते हैं, और अगर आप बैचलर करते हैं यहाँ पे 17 साल में आपकी हो जाएगी इंटर, और इंटर के बाद 19 ईयर में आपका 2 साल का बैचलर हो जाता है, और 4 ईयर का होता है तो आप जो है 21 ईयर में बीएस वगैरह कर लेते हैं। और इसके अलावा 4 ईयर जो भी आपका डिप्लोमा है, प्लान है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ तक, यानी कि 17 तक इंटर, यहाँ पे 2 ईयर ग्रेजुएशन, और यहाँ पे मास्टर। हम ये कह सकते हैं कि आप 21 ईयर में अगर विदाउट ब्रेक चल रहे हैं तो मास्टर तक पहुँच सकते हैं। सो ये तो आपको आइडिया हो गया कि 21 ईयर तक आपने जितनी भी स्टडी कर सकते हैं, फोकस होकर स्टडी करनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो 16 ईयर से 17, 18, 19 जब से भी शुरू होते हैं। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, सारा का सारा फोकस आपका स्टडी की तरफ होना चाहिए टोटली। आपको सीएसएस सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नाम पता होना चाहिए, उसकी निटी ग्रिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं 21 ईयर से एज में अगर आप पहले हैं। अच्छा, तो 21 ईयर से लेके 25 ईयर तक, अब 21 ईयर से लेके 25 तक हमने बात की है, तो यहाँ पे अगर 21 साल पे मास्टर को कर लेता है, तो यहाँ पे सिंपल मास्टर किया हुआ है, तो यहाँ पे एमएस कर सकता है, एमफिल कर सकता है, साथ ही आगे पीएचडी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ तक 25 ईयर की एज लिमिट तक आप हो सकता है कि पीएचडी की जोन तक पहुँच चुके हों। तो यहाँ से फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको तरीक़ेकार, लेकिन हम इसको नाम क्या देंगे कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल है जिसने ग्रेजुएशन की या आगे स्टडी नहीं कर सकता, 21 ईयर को पहुंच चुका है, अब उसने डेडिकेट कर दिया 25 ईयर से लेके 25 ईयर तक किसी भी एज ग्रुप में है कि मैंने सीएसएस करना है। वो सिंपल मास्टर किए हुए है या सिंपल उसने बैचलर किया हुआ है, और आगे उसका कहीं ना कहीं जॉब है, कहीं एजुकेशन की उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, नहीं पढ़ सका,
तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टेप वाइज हम चलते हैं। बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द CSS एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड रिक्वायरमेंट। सो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि CSS है क्या, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट जो भी आप चूज़ करते हैं कंपलसरी के अलावा उनका सिलेबस क्या है, क्या आपकी उनके ऊपर ग्रिप है नहीं है, ये आपने एनालिसिस करना है सबसे पहले। इसके बाद जब आपको इसकी नॉलेज आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर क्या करना है आपने, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल नॉलेज, बेसिक नॉलेज। आजकल तो जो CSS में MPT का एक कंसेप्ट है वो इसी हवाले से है कि आपका फाउंडेशनल नॉलेज जो है वो बिल्ड हो जाए और वो चेक किया जा सके स्क्रीनिंग टेस्ट में, और उसके बाद जो कामयाब एस्पिरेंट्स होते हैं वो रिटर्न की तरफ जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स लाइक आपको फाउंडेशनल नॉलेज किसका बिल्ड करना है, इंग्लिश का, पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का एंड जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का। सो जनरल साइंस से मुराद यहाँ पे जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसमें फोकस करना होता है अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं। अच्छा, इसके बाद है डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ से फिर आपको क्या है कि 21 ईयर से ऑनवर्ड आपको न्यूज़पेपर की एक आदत होनी चाहिए। वीकली कोई मैगज़ीन रखते हैं, मंथली कोई मैगज़ीन है, या क्वालिटी बुक्स हैं, जिससे क्या है कि आप अपडेटेड रह सकते हैं विद करंट अफेयर्स एंड इम्प्रूव जनरल नॉलेज, जिससे आपका जनरल नॉलेज अब बढ़ता है। चीज़ों के बारे में वैसे देखते हैं, यूट्यूब पे आपकी चीज़ों को सर्च करते हैं, तो आपने बेसिकली अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ अब्रेस्ट करना होता है, जनरल नॉलेज को आपने एक इंटरेस्ट पैदा करना होता है। इसके बाद है जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक आदत भी अपना लेते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल एनरोल इन CSS प्रिपरेशन क्लासेस और ज्वाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़। अगर आप इसको सेल्फ पे भी लेके जाते हैं या ऑनलाइन या कोई भी फोरम लेते हैं, बेसिकली आपने ही CSS करना होता है। अब नोवा, केप्स और बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं, अगर नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स एक साल में आप देख लें तो हो सकता है कि 20,000 एस्पिरेंट्स उनके पास जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए एनरोल होते हैं। तो होता क्या है, 200 से लेके 300 तक जो हैं वो CSS एस्पिरेंट कामयाब। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उन 20,000 में से 200 या 300 किसी एक अकेडमी तो किप्स ले लें, नोवा ले लें, या जो बड़ी बड़ी लाखों में फीसेस चार्ज करते हैं, तो उनके भी सारे के सारे एस्पिरेंट्स तो कामयाब नहीं होते, सिर्फ वो अपनी कामयाब स्टोरीज़ और एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं। अगर इन 20,000 को जो एक तगोदो करने के बाद किसी एकेडमी में जाते हैं, हो सकता है कि अगर ये किसी एकेडमी में ना जाएं तो भी इनमें से जो डेफिनेटली यहाँ पे 200 से 300 जो हम इन 20,000 जो एनरोल्ड होते हैं उनकी बात करें, तो हो सकता है 150 या 200 के करीब यहीं से लोग निकलते हों। क्योंकि CSS असल में आगे हमारा एक सेशन आएगा कि CSS बुक्स के साथ है या सेल्फ डेवलपमेंट है, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिससे आपको और भी लर्निंग को मिलेगा। एक्चुअली CSS क्या है, ये आपकी पर्सनैलिटी का जर्नी है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के नॉलेज लेवल के साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और उसको यूनिक ही रहने दें। किसी को कॉपी ना करें, किसी CSP को बेंचमार्क ना करें, बल्कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसी को अकॉर्डिंग लेके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो ये है तरीक़ेकार। आप उसके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, कहीं से आप खुद करें या जैसे भी है, आपने जो आपका CSS की प्रिपरेशन के लिए आउटलाइन या सिलेबस है उस पर कितनी जल्दी और टू दी पॉइंट आप ग्रिप करते हैं, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस राइटिंग एसेज। जो भी राइटिंग की मुश्किल चीज़ें हैं, एक ऐसे मुश्किल होता है, प्रेसी है, क्योंकि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में लोग ज़्यादातर फेल होते हैं और इंग्लिश ऐसे में फ़ेल होते हैं। तो ये इन दोनों को तो आपने अच्छे तरीके से फोकस भी करना है, स्किल भी डेवलप करनी है। इसके अलावा रेगुलरली इन्हेंस राइटिंग स्किल्स, अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर करना है आपने। इस पे भी हम सेशन करेंगे कि राइटिंग स्किल को कैसे आप CSS के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है एलोकेट सफिशेंट टाइम। तो आपने पर सब्जेक्ट जो है सफिशेंट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स वेटेज इन एग्ज़ाम। तो वेटेज तो हर पेपर की 100 है, तो 100 वो आसान है या मुश्किल है। अगर आप एक को 20 घंटे दे रहे हैं तो दूसरे को भी आपको कम से कम 15 आवर्स देने चाहिए, जो आसान है। आसान वाले का ये होता है कि आप थोड़ी सी वही 20 आवर्स इस पे भी अगर लगाएं तो दूसरों से आप अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, उसमें और भी चार्म आ जाता है। सो ये एक CSS ओवरऑल एक स्किल भी है, पर्सनालिटी के साथ आपने चीज़ों को बेहतर करना होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बुक रीडिंग और सिर्फ रट्टेबाजी, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, ये हर लिहाज से ये ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये तो थे फ्रेश नॉलेज रखने वाले, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स। अब है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो 24
ईयर से लेके 28 ईयर की एज में होते हैं और वो उनको ख्याल आता है कि जी हमने थोड़ा टाइम लेट हो गया है लेकिन हमें CSS करना है, तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इवैल्यूएट योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे उनको तो सारे सब्जेक्ट्स हमने रिकमेंड किए, यहाँ पे आपने खुद असेस करना है कि आपकी जो स्टडी रही है पास में वो कौन सी है। अगर साइंस सब्जेक्ट के आप ग्रिप ज़्यादा है, केमिस्ट्री की, फिज़िक्स की ज़्यादा है, तो वो ऑप्शनल में आपका एक सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको कंपलसरी में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी ने MA इंग्लिश किया हुआ है तो इसका डेफिनेटली इंग्लिश ऐसे है और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के पेपर हैं उसमें हेल्प हो जाएगी। सो ये आपने डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रेंथ कौन सी है, वीक कौन सी है और कौन सा एरिया है जिसको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये आपने जो गैप है, गैप को फाइंड करने के लिए, देखने के लिए आपने बेंचमार्क क्या रखना है? सिलेबस। जो सिलेबस सामने रखेंगे आपको पता खुद ही चल जाएगा कि किस चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हैं, किस चीज़ में वीक हैं। तो जो वीक हैं उनको हाईलाइट कर लें और उनको आपने टारगेट करना है। डेडिकेट स्पेसिफिक hours daily or weekly for CSS preparation considering your work schedule। सो ये CSS के नाम के साथ आपने लिंक जब हो गए तो आपने एक अपना देख लें कि इशा की नमाज़ के बाद अगर 2 घंटे आप सोने से पहले चीज़ों को करते हैं तो वो गूगल करते हैं, आप गूगल करें। इसके अलावा यूट्यूब पे आप जाते हैं, यूट्यूब पे जाएं। अगर आपने कहीं CSS में ऑनलाइन एनरोल्ड हैं तो अपने लेक्चर्स को फोकस करें जो आपके सिलेबस आपका मेंटर कवर कर रहा है। सो अगर आप सिर्फ बुक्स को रीड कर रहे हैं तो आप डेडिकेट कर लें 2 घंटे या 3 घंटे, 1 घंटा, बेस्ड ऑन कि आप सैटरडे संडे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, छुट्टी है, तो आप 3-4 घंटे लगा सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे आपने ऑफिस भी जाना होता है और सिर्फ कुछ टाइम होता है 2 और कम से कम आपको निकालने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये आपके लिए ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होंगी। अच्छा, इसके बाद है यूटिलाइज वीकेंड्स एंड हॉलीडेज़ इफेक्टिवली फॉर इंटेंसिव स्टडी सेशन। जो आपके एक वीक का टारगेट रह गया है उसको वीकेंड्स पे आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक वीक में जो आपने टारगेट सेट किया था या जो आपके माइंड में 1 चैप्टर था, 2 चैप्टर थे, 3 चैप्टर थे या 3 बुक्स के एक चैप्टर थे, अगर आप नहीं कर सके तो सैटरडे संडे को उनको कवर करने की कोशिश करें। जितना कवर हो जाए ठीक है, उसके बाद आगे चलें। अच्छा, इसके बाद है ज्वाइन ऑनलाइन फोरम्स, डिस्कशंस ग्रुप्स टू इंटरेक्ट विद फेलो एस्पिरेंट्स एंड शेयर स्टडी मटेरियल। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुख्तलिफ ग्रुप्स को ज्वाइन करें और डिस्कशन करने की कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके फर्स्ट कज़न्स में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। आपने अभी रिसेंट स्टोरी भी देखी होगी, हस्बैंड एंड वाइफ आपस में जो है वो उन्होंने एक कंपटीशन का एक इन्वायरमेंट किया, डिस्कशन लेके चले और अल्टीमेटली कामयाब हो गए। और पेरेंट्स में अगर आपके एजुकेटेड हैं, जो नॉलेज के साथ या नॉलेज शेयरिंग के साथ या एजुकेशन के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, करंट अफेयर्स के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर उनके साथ किसी सेशन करें, टॉपिक को लेके चलें और उनको बताएं कि ये आपको थोड़ा सा टफ टाइम लेना पड़ेगा, ये हमारी डिस्कशन से अल्टीमेटली मुझे फ़ायदा होगा, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। वो पार्टनर किसी भी रूप में हो सकता है आपकी नानी दादी जो किसी टाइम में अच्छा उसने पढ़ा हो, तो उसके साथ आप चीज़ों को लेके चलें कि दुनिया में ये हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको तो एक एक्सप्रेस करने का एक मौका मिल रहा है, तो आप एक पार्टनर ऐसा देखें, कम से कम एक वीक भी हो तो आपके साथ पार्टनर हो जो जिसके साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो डेली बेसिस पे घर पे, तो उनके साथ आप चीज़ों को डिस्कस करें, चीज़ों को लेके चलें, तो आपकी जो वो चीज़ें और भी अथेंटिक होती हैं, लॉजिकल होती हैं। इसके बाद अगली बात आती है ऑप्ट फॉर टाइम सेविंग स्ट्रैटेजीज सच एज स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स फोकसिंग ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स एंड यूजिंग मिनमैनिक्स मिनिमोनिक्स डिवाइसेस फॉर मेमोराइजेशन। यानी कि वो एक शार्ट होता है ना, जैसे कि SOP है, ये आप इसको शार्ट कर लेते हैं या फिर किसी चीज़ के साथ लिंक कर लेते हैं। SOP है तो ये स्टैंड फॉर सोप के साथ मिलता जुलता है, तो इसकी आप एब्रीविएशन आपको पता होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी के साथ आपने लिंक करना है। सो आपने टाइम सेविंग की स्ट्रैटेजीज़ रखनी है। आउटलाइंस करंट अफेयर के देखते हैं या कोई भी देखते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिनका कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होगा, उनको क्रॉस कर दें। जिनका बिल्कुल नॉलेज नहीं उनको टारगेट कर लें। फिर जो जो आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट आते जाते हैं उनको दोबारा से आप एक प्रिंट ले लें आउटलाइन का। जो स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, जिनको जो स्ट्रांग नहीं है उनको अंडरलाइन कर लें या उनके ऊपर वो दायरा लगा लें, जब तक आप उनको टारगेट करके उनके ऊपर ग्रिप नहीं ले लेते, जब तक आपको उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। इसके अलावा कंसीडर टेकिंग स्टडी लीव्स और सबटिकल्स क्लोजर टू द एग्ज़ाम डेट फॉर फुल टाइम फोकस प्रिपरेशन। ये तो आता है कि जब आप
जनवरी में पहुंच जाते हैं, फरवरी में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो जनवरी में आप देखते हैं कि आपकी चीज़ें काफ़ी सारी रहती हैं, तो आप छुट्टी ले लें ताकि बेफिक्र होकर अपनी चीज़ों की तरफ फोकस करें। या इसके अलावा मुख्तलिफ जॉब करने वाले जो वेकेशनल आपका जो मुख्तलिफ एक होता है छुट्टियों का एक हिसाब किताब गवर्नमेंट ने लगाया होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो छुट्टी का कोई ना कोई आपको देती हैं ऑफ़र, उनको बेटर यूटिलाइज़ करें और तब लें जब आपको ज़रूरत होती है। इसके बाद है एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। कहीं पे आप लेक्चरर हो चुके हुए हैं, क्यों 25-26 ईयर की एज में आपने एमएस कर लिया था, पीएचडी कर ली थी, आप कहीं ना कहीं एंगेज हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, या ऑलरेडी आप इन सर्विस आ गए थे 20 ईयर्स की एज में और 7-8 साल में आपको अपने पाँव पे खड़े होते हुए अपनी एजुकेशन इंप्रूव करते हुए टाइम गुजर गया, लेकिन आपका प्रैक्टिकल फील्ड में भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जो एक्सपीरियंस्ड एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, यानी कि 29 to 32, क्योंकि नॉर्मली तो जो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है उसको 30 ईयर तक है, और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 32 ईयर तक। तो अगर आपकी एज रिलैक्सेशन आपको अलाउ करती है 32 ईयर तक तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो 29 और 30 आखिरी 2 साल आप ये काउंट कर सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस इंडिविजुअल में आते हैं। अगर आप इससे भी गुजर चुके हैं और 31 साल में जा चुके हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, तो फिर आप इसको छोड़ दें, पीएमएस की तरफ फोकस करें ताकि आप उसकी जाए। और अगर आप पीएमएस की एज से भी गुजर चुके हैं तो फिर आपको जनरल रिक्रूटमेंट की किसी जो है वो फोकस करना चाहिए, लेक्चरशिप वगैरह जो भी है आपको जो सूट करती है। अच्छा, इसके बाद हम फोकस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हैं। लीवरेज योर वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो पुराना तजर्बा है वो आपको बहुत काम आएगा। एंड ट्राई नॉलेज टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ द सीएसएस सब्जेक्ट। सीएसएस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई कहाँ कहाँ पे हो रहे थे, आपने किन किन सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है, या कई सारी चीज़ों से आप गो थ्रू करते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्कशन, कहीं ना कहीं हालात, कहीं चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिबेट में वो चीज़ें कर चुके होते हैं, इसलिए आपको उन चीज़ों की परेशानी नहीं होती। जहाँ पे गैप रहता होता है आपने वो फाइंड आउट करना होता है। फिर आपको क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एलोकेटिंग मोर टाइम टू चैलेंजिंग एरियाज। इतनी एज के बाद भी अगर आपको कोई ऐसा एरिया है जो मुश्किल है तो वाकई चैलेंजिंग है, उसको डाउन लेके आएँ, उसको मतलब जितना आप टाइम फोकस करेंगे उसके साथ लिंक्ड रहेंगे तो आपकी ग्रिप बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है make use of digital resources such as online lectures, mock tests and e-books for flexible study option। तो ये आपने अपने आप को एंगेज करना है, कौन सा आप जो बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। आप सेल फ़ोन पे कोई फ़ोन की जो मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं वो आपके पास होती हैं, डिस्कशन जिस पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ें चल रही होती हैं आपके सब्जेक्ट के हवाले से। इसके अलावा आप अगर कहीं एनरोल होते हैं तो ऑनलाइन लेक्चर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो उसकी मेंबरशिप आप लेते हैं, वो ले लें। इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज़, अगर आप समझते हैं कि एक सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आप उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना चाहते हैं तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। ई बुक्स फॉर फ्लेक्सिबल स्टडी ऑप्शन, ई बुक्स भी आप ले सकते हैं, यानी कि आप मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं और आप एक अपना फोल्डर रख लें सीएसएस कंपलसरी के नाम से, या आगे फर्दर सब्जेक्ट वाइज अपने ग्रुप्स बना लेते हैं और उनमें सिलेक्टेड जो ई बुक्स हैं वो रख लें जिनको आप स्क्रॉल करते रहें, चीज़ों को देखते रहें, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता उसको करते रहें। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों के साथ लिंक्ड हो जाएंगे आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ग्रिप में आती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद डेवलप अ स्टडी रूटीन दैट बैलेंसेस वर्क कमिटमेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनकी कमिटमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं। फैमिली को भी टाइम देना होता है, इसके अलावा जो रूटीन वर्क होता है आपने ऑफिस टाइम वगैरह वो भी निकालना होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी बढ़ जाती हैं, और इसके साथ साथ आपका जो पैशन है सीएसएस का एग्ज़ाम उसकी प्रिपरेशन के साथ तो आपने टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। लेट्स सपोज 8 से लेकर 4 बजे तक आपका ऑफिस का टाइम है, आप 5 बजे तक घर रिलैक्स होते हैं और उसके बाद 8 बजे तक आप फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, खाना पाने के जो चीज़ें हैं वो पूरी करें, और उसके बाद 9-10 बजे तक अगर नमाज से आप फ्री हो जाते हैं तो आप 12 बजे तक टाइम दे सकते हैं और सुबह आप नमाज के लिए फिर उठते हैं। तो ये आपकी एक रूटीन आपने इस्टेब्लिश करनी होती है, एक वर्क बैलेंस रखना होता है। किसी को भी आउट ऑफ टच ना करें, ये ना करें कि कमरा बंद कर दें, बाहर घर वाले जो हैं वो आपको वेट कर रहे हैं कि जब आप टाइम देंगे जिससे आप कोई मामलात हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे आप डिस्टर्ब रहेंगे और किसी भी चीज़ को सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे। सो इन टाइम चीज़ों को ये ऑफिस में तो कोई गुंजाइश नहीं होती, और उसके बाद फैमिली को टाइम देने के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, या इस ड्यूरेशन में कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्री होते हैं तो उसके बाद फैमिली वगैरह जो है उसको आप मज़ीद जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने डेडिकेट होके
चीज़ों को लेके चलना है। इसके बाद है स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड बाय सेटिंग अचीवेबल टर्म शॉर्ट टर्म, यानी कि जो आपका एक बड़ी टर्म है, यानी कि CSS कंपलसरी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने अचीव करना है। आपको जो है वो GK का सब्जेक्ट या पाकिस्तान अफेयर है, वो GK है या पाकिस्तान अफेयर है, वो मुश्किल लगता है, उसको टारगेट कर लें। और वो भी मुश्किल लगता है, उसमें से अगर 100 टॉपिक्स हैं तो 100 टॉपिक में 60 पे आपको लगता है कि ग्रिप है, जो 40 मुश्किल हैं उनको टारगेट कर लें और उन 40 के ऊपर जैसे जैसे आप करते जाएंगे, उनको डाउन करते जाएंगे, तो एक स्टेज आएगी कि ये सब्जेक्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि जो एक लॉन्गर प्रोजेक्ट है, बड़ी चीज़ है, उसको डिवाइड करके, उसको ब्रेक डाउन करके छोटे चीज़ों में ले आएँ और अपने गोल सेट करें और उसको ट्रैक भी करें और प्रोग्रेस रेगुलरली वॉच करते रहें और अचीव करने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद है सीक गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स फॉर इनसाइट्स इनटू द एग्जाम स्ट्रेटजीज एंड प्रिपरेशन टिप्स। जो रिटायर्ड हो जाते हैं और इस फील्ड के साथ टच नहीं रहते, उनका टाइम और था, आज का टाइम कुछ और है। आप रिसेंट जितने भी फोरम्स हैं, डिस्कशन वाली जगह हैं या मेंटोर्स हैं, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी अवेलेबल हूँ। आप अगर समझते हैं कि आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आप फ्रैंकली किसी टाइम पे भी अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आपने अपने सराउंडिंग में अपना एक मेंटोर रखना है, कोई CSS एस्पिरेंट जिसने अभी रिसेंटली आपके हमसायों में, रिश्तेदारों में जिसने एग्ज़ाम गो थ्रू किया है, तो आप उससे भी टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं, उनसे भी आप टाइम ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स इस हवाले से देखते हैं। तो यहाँ पे जो समरी है आज की हमारी डिस्कशन की, रिगार्डलेस ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन, सिर्फ एज के साथ भी ना स्टिक हो जाएं, क्वालिफिकेशन के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट ये बहुत ज़रूरी है, लगातार कोशिश करें, डिसिप्लिन स्टडी रूटीन रखें, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रखें एंड स्टडिंग स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। आप आदत बना लें, जो मुख्तलिफ टॉप के न्यूज़पेपर हैं जिनमें वर्ल्ड लेवल की जो न्यूज़ होती हैं उनको भी गो थ्रू करें, डिस्कशंस को भी देखें, कई ऐसे वीलॉग्स होते हैं अच्छे अच्छे, उनको देखें जो दुनिया के बारे में आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है। और की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल CSS प्रिपरेशन प्लान, अडेप्ट द प्लान अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड्स। जो भी प्लान आप बनाते हैं या जो जनरल प्लान हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक थोड़ा सा मोल्ड कर लें एंड सर्कमस्टांसेस फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट, तो उससे बेहतर नताइज अखज़ करें। जो अल्टीमेटली आपके गोल है CSS को क्वालिफाई करना, तो वो आप अचीव कर सकें। सो इस हवाले से इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा के लिंक मिल जाएंगे। वक्तन फ़वक्तन जो भी नई अपडेट आती है हम कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको शेयर करें। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी CSS का कंप्लीट जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ टू दी पॉइंट आउटलाइन के मुताबिक, जिसमें आपको ना किसी बुक्स की ज़रूरत है, ना एडिशनल नोट्स की ज़रूरत है, ना आपको कोई किसी और मेंटोर की ज़रूरत है। हर चीज़ गो थ्रू करें और विद इन 3 मंथ आप इन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे और आप आसानी से कंपलसरी सब्जेक्ट जो अभी तक हम ऑफ़र कर रहे हैं, साथ में आगे चल के हम ऑप्शनल भी उनकी तरफ भी मूव करेंगे। जो कुछ ऑप्शनल हैं भी जो हमारे कंप्लीट है, जो मुख्तलिफ टीचर्स ने कवर किए हुए हैं, तो उस हवाले से आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको विज़िट कर सकते हैं और या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे नंबर पे डिस्कशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जो आपके मामलात हैं वो उनको जो है वो उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। हम पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे जितना हमारे बस में हुआ कि आप को जो भी चैलेंज दरपेश है उसका कोई सोल्यूशन निकले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।